हे गाइस, एसी सर्किट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने उसकी थियरीज, उसके डेरिवेशंस, उसके सारे फॉर्मूलेस पढ़े हैं तो तैयार हो जाइए मेरे साथ लेवल स्टार और लेवल 2 स्टार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो लेवल 3 स्टार होगा, जिसमें मेंस और एडवांस के और अच्छे सवाल होंगे। ये जो स्टार और 2 स्टार लेवल है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे वो ठीक ठाक सवाल हैं। आप अगर सॉल्व कर पाएँ तो वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करना स्टार्ट करिए। देखिए पहले अपने फॉर्मूलाज क्लियर करिए। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। द पीक वैल्यू, नाउ पीक वैल्यू इज I0, पीक वैल्यू ऑफ एन AC इज 5 एम्पियर। तो I0 की वैल्यू दे रखी है, ओके, या I max जो आप बोलते हो, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। फाइंड इट्स RMS वैल्यू, सबसे पहले हमें RMS फाइंड करना है। तो IRMS इज इक्वल्स टू I0/√2, ये तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक है। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द पीक वैल्यू, कितना समय लगने वाला है टू रीच द पीक वैल्यू फ्रॉम स्टार्टिंग या स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। मैंने जितने भी स्टार और 2 स्टार में जो क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं वो इसलिए तैयार किए हैं ताकि आप 3 स्टार अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो इन सभी को ध्यान देना। अगर आपको लगता है आप सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो पॉज करिए और स्टार्ट करिए। मैं सॉल्व करवाता हूँ, देखो ध्यान दो। सबसे पहले हमें IRMS पूछा है, तो IRMS इज इक्वल्स टू I0/√2, ये तो सबको पता है, और 1/√2 होता है 0.707। ये सारी चीज़ें आपने थियरी में पढ़ी होगी। सो I0 इंटू 0.707, क्यों? क्योंकि 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, 0.707। ओके, I0 दिया है हमें दोस्तों। पीक वैल्यू मतलब पीक वैल्यू का करंट मतलब मैक्सिमम करंट, तो I0 इज पीक वैल्यू और वो दिया है 5 इंटू हमें मिला 0.707, 5 7 35, नियर अबाउट 3.5 एम्पियर हमें IRMS मिलेगा। ये रहा आधा सवाल, आधा सॉल्व किया मैंने। नेक्स्ट अब यहाँ कंसेप्ट है, आगे क्वेश्चन में कंसेप्ट है। ये MCQ नहीं है, ये नॉर्मल सा सवाल है बट कंसेप्चुअल है। इसके बाद के सवाल सारे MCQs हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द पीक वैल्यू। हाउ लॉन्ग मतलब किसी एक इंस्टेंट की बात की जा रही है, किसी एक छोटे टाइम की बात की जा रही है, मतलब स्मॉल t विल इट टेक टू रीच द पीक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। दोस्तों आओ हम उस ग्राफ को समझते हैं। देखिए, अगर आप इस ग्राफ को जानते हो, ये AC का ग्राफ आता है ना। अगर मैं एक साइकिल की बात करूं तो ये हुआ एक साइकिल, राइट। अब एक साइकिल में जो यहां से लेके यहां तक का टाइम लगा वो है कैपिटल T टाइम पीरियड, जिसमें हाफ टाइम T/2 हुआ, पूरा टाइम T हुआ। कंप्लीट टाइम जो लगता है एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो जो हाफ हुआ वो हुआ T/2, और हाफ का जो हाफ हुआ जो यहां तक आया वो हुआ T/4। तो इन्होंने पूछा है, अब सर मैंने यहां से क्यों लिया, ये देखिए, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये करंट ऐसे बढ़ता जा रहा है, ये I का एक्सिस होता है, करंट बढ़ता जा रहा है, सबसे मैक्सिमम करंट यही है। आपकी थियरी अगर क्लियर है तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। ये हमारा मैक्सिमम करंट है। I max मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट, इसी को बोलते हैं पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट। सबसे ऊपर करंट वही है, देखिए ग्राफ सबसे ज्यादा वही है। यहां कम है, यहां कम है, यहां कम है, पर यहां सबसे ज्यादा करंट है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। और उस पीक वैल्यू ऑफ करंट का टाइम क्या है, T/4, T/4। तो दोस्तों स्मॉल t इज इक्वल टू क्या आएगा, T/4। हाउ लॉन्ग आपसे पूछा है, स्मॉल t की वैल्यू पूछी है, तो हमें किस टाइम पे लेना होगा, T/4। सर आपने T/4 क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने बोला है पीक वैल्यू ऑफ करंट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, मतलब शुरुआत कहां से हो रही है, जीरो से। चलिए एक बार फिर देखें, ये जीरो से हम आगे गए, ये मैक्सिमम करंट पे पहुंचे, कितने समय के बाद, यहां से यहां जाने के बाद ये समय क्या हो रहा है, T/4। शायद आप समझ गए हैं। तो इसीलिए स्मॉल t एट दैट इंस्टेंट T/4।
अब हमें टी की वैल्यू चाहिए होगी। देखते हैं क्वेश्चन में कहीं टी दिया है क्या, नहीं, बट क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी है 60 हर्ट्ज। सो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, बहुत बेसिक सा हमारा फॉर्मूला है, दैट इज 1 अपॉन 60, करेक्ट। और ये जो टाइम होगा ये स्मॉल टी नहीं होगा, ये कंप्लीट टाइम पीरियड होगा, तो कैपिटल टी ही होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 60। तो यहाँ पे कैपिटल टी के जगह पे 1 अपॉन 60 रख देते हैं, ये जो कंप्लीट टर्म है ये यहाँ यूज कर लेते हैं, तो स्मॉल टी आ जाएगा 1 अपॉन 60 अपॉन 4, मतलब 1 अपॉन, वो नीचे गया, 240 सेकेंड्स। सो 1 अपॉन 240 सेकेंड्स ये हमारा आंसर है। इसमें जो कंसेप्ट बनाने वाली बात थी वो ये थी कि शुरुआत से, मतलब 0 से पीक वैल्यू कितने टाइम पे बनता है, T/4, ये याद रखना। शुरुआत से वापस करंट का 0 होना कितने टाइम पे होता है, T/2, फिर वापस से 0 होना कितने पे होता है, कैपिटल T, ये याद रहे, ठीक है। चलिए नोट करिए दोस्तों, अगला सवाल, the time required for a 50 hertz AC to change its value from 0 to RMS value। अब RMS करंट तक लेके जाना है, 0 से RMS वैल्यू तक जाना है, ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। अगर आपको आता है तो पॉज करिए, सॉल्व करिए, ठीक है। देखते हैं, इजी क्वेश्चंस बोलने से बजाय पॉज करिए और सॉल्व करिए। क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा कंसेप्चुअल है ना। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आई की वैल्यू दी जाती है I0 साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि करंट की वैल्यू 0 से RMS करनी है, मतलब करंट की वैल्यू RMS करनी है, तो आई के जगह पे रखना है IRMS। सो IRMS होना चाहिए और ये हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। करंट हमारा IRMS हो रहा है ना, सिंपल सी बात। अब IRMS क्या होता है, I0/√2। IRMS का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है पहले, IRMS इज इक्वल टू I0/√2। तो ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट करिए, I0/√2 इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। I0 कैंसिल। दोस्तों आगे देखो, 1/√2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ट्रिग्नोमेट्री लगाइए। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 कब होता है, जब थीटा π/4 होता है, याद आया, पाई 180/4। तो देखिए साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आती है, इसका मतलब ओमेगा टी इज 45, मतलब π/4, समझे आप। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं इससे कंपेयर करके कि ओमेगा टी इज इक्वल टू, क्या लिखा है मैंने, ओमेगा टी शुड बी इक्वल्स टू π/4। हमें स्मॉल टी चाहिए, द टाइम रिक्वायर्ड पता करना है, तो हम टी को यहीं रखेंगे, टी इज इक्वल्स टू π/ओमेगा इंटू 4, ओमेगा नीचे, ओमेगा इंटू 4, ओमेगा इज 2πf, एफ का काम कब आएगा, अभी आएगा। सो π/ओमेगा की जगह 2πf इंटू 4। दोस्तों f के जगह पे आप बस सब्सटीट्यूट कर दीजिए 50, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू 4, पाई कैंसिल। अब 1/50 2 ज़ा 100, 100 4 ज़ा 400, 1/400 करिए, आपको आंसर मिल जाएगा 2.5 मिली सेकेंड। ये मिली सेकेंड है, दिस इज 1.5 मिली सेकेंड, 2.5 मिली सेकेंड, 10⁻³ मिली का मतलब। तो सॉल्व करिए, आपको आंसर मिलेगा लगभग 0.002। ओके, समझ गए आप, 0.0025 सेकेंड, जिसको आप कन्वर्ट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 2.5 मिली सेकेंड। मिली मतलब 10⁻³ नोट करिए। गाइस अब अगला सवाल सॉल्व करते हैं। मैंने उस सवाल को लिख के रख लिया था, आंसर को थोड़ा सा समझा दूंगा मैं आपको, ताकि कम समय में हम कुछ और क्वेश्चंस कर पाएँ। देखते हैं इस क्वेश्चन को, घबराइए नहीं, मैं हर एक स्टेप आपको समझाऊंगा, एक स्टेप समझाऊंगा। देखिए, इन अ सीरीज आरसी सर्किट, एक सीरीज आरसी सर्किट है, रेजिस्टर कैपेसिटर सर्किट, और जब इस तरीके से दो चीज़ें आपस में मिल जाती हैं, रेजिस्टर कैपेसिटर, रेजिस्टर इंडक्टर,
तो जो टोटल रेजिस्टेंस मिलता है वो इम्पेडेंस होता है, Z होता है, याद करिए वो सब, ठीक है। विथ एन AC सोर्स R इज इक्वल टू 300 ओहम, C इज इक्वल टू 25 माइक्रोफेराड, E0 इज इक्वल टू 50 वोल्ट। ये E0 V0 है या E0 जो आप ले सकते हैं, पीक वैल्यू है ना, ओके। एंड फ्रीक्वेंसी इज 50/5 हर्ट्ज। द पीक करंट मतलब I0 चाहिए, एंड पावर एवरेज या एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज डैश। अब इस क्वेश्चन में आपको पीक करंट और एवरेज पावर दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, ओके। जो चीज़ें दी है पहले उनको देखते हैं, और ये स्टेप्स कैसे आई मैं आपको समझाऊंगा, घबराइए नहीं। रेजिस्टेंस 300 ओम है, दे रखा है। कैपेसिटर 25 माइक्रोफेराड, जी हाँ मैंने लिख लिया। E0 की वैल्यू 50 वोल्ट, वेरी गुड, ध्यान बनाए रखिए। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों XC क्या होता है? XC होता है 1/ωc। नाउ मतलब 1/ω, ओमेगा इज 2πf इंटू C, मतलब 1/2π इंटू, ध्यान दीजिएगा मैं आपको ये वैल्यू निकाल के बता रहा हूँ, ध्यान देना। ये 10⁴ है बेटा, 10⁴ है। F हमको दिया है, देखिए 50/π, तो F के जगह लिखेंगे 50/π इंटू C दे रखा है 25 माइक्रोफेराड, तो C को साथ में नीचे लिखेंगे 25 इंटू 10⁻⁻6, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। सॉल्व करते करते जाते हो ना तो डिनोमिनेटर में कुछ भी रहो सब सॉल्व हो जाता है। सो पाई कैंसल, 2 इंटू 50 100, सो ये हुआ 1/100 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6। बेटा ये 10⁻⁻6, ये है 10⁻+2, तो 10⁻+2 10⁻⁻6 आपस में सॉल्व होके क्या बनेंगे? ये बनेंगे 10⁻⁻4 +2 -6 +2 -6 -4। ये 10⁻⁻4 ऊपर जाता है और ये बन जाता है 10⁻4। सो इस हिसाब से XC की वैल्यू क्या आई है? 10⁻4/25, ये देखिए, ठीक है। तो दोस्तों XC की वैल्यू 10⁻4/25। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मैं ब्लू पेन से उसको मार्क आउट कर देता हूं। ये हमने कैसे सॉल्व किया ये मैंने आपको बता दिया। अब अगली बारी है, अगले कंसेप्ट की बारी है, IRMS। हमें जो फाइंड करना है उनके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं उन्हीं चीज़ों के लिए बता रहा हूं। IRMS फाइंड करना है। व्हाट इज IRMS? देखिएगा, IRMS इज करंट रूट मीन स्क्वायर करंट, विच इज नथिंग बट करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यहां जो RMS वैल्यू का करंट होगा, अगर आपने थियरी पढ़ी होगी तो EMF भी RMS होगा अपॉन रेजिस्टेंस। जो है शुरुआत में मैंने बोला क्योंकि ये RC सर्किट है तो दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस मतलब इंपेडेंस बन जाएगा। हमें ERMS भी नहीं देखा है, दिया है, लेकिन E0 दिया है। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ERMS क्या होता है बताइए? E0/√2 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ERMS के जगह पे E0/√2 लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा IRMS, ये रहा IRMS इज इक्वल टू ERMS के जगह E0/√2 होल, ERMS के जगह E0/√2 अपॉन Z, ये Z इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा E0√2 इंटू Z। फिलहाल मैंने इसे ऐसे लिखा है E0/√2 अपॉन Z, ये Z इस √2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मैंने ये एक टॉपिक और ये एक टॉपिक अच्छे से डिटेल में आपको समझा दिया है। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ कहीं IRMS आएगा तो हम लेंगे E0/√2 इंटू Z, ठीक है, ओके। cos फाई क्या होता है या cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पावर, एवरेज पावर इन द सर्किट R 300, ये सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी। अब हम पहले इंपेडेंस फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ R और कैपेसिटर है
तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, यहाँ आता है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल 0 है तो माइनस एक्सी का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस एक्सी का स्क्वायर। समझ गए आप। सो आर की वैल्यू पुट कर दी, एक्सी की वैल्यू हमने निकाली थी 10 टू द पावर 4/25, ये हमने वो भी पुटअप कर दिया। हम इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, जिसके बाद हमको आंसर मिलता है 500 ओम। ये हमारा Z का आंसर है 500 ओम। कैलकुलेशन प्लीज़ करिएगा, कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी कैलकुलेशन से अगर आपके मार्क्स रुक जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल कैलकुलेशन करिए। हमें पूछा है पीक वैल्यू ऑफ करंट, जब Z मिल गया है तो I0 मिल जाएगा। दोस्तों I0 इज करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज लेंगे E0 और रेजिस्टेंस लेंगे Z। जब I RMS था तो E RMS अपॉन Z, जब I0 है तो E0 अपॉन Z। हमने E0 है हमारे पास दिया हुआ है, E0 50 वोल्ट, 50 अपॉन Z, Z इज 500, 50 अपॉन 500 0.1 एम्पियर। ओके फाइन, सो हमने I0 निकाल लिया। आइए पावर एवरेज की बात करते हैं। एवरेज पावर इज, पूरा डेरिवेशन अगर आपको पता है तो आप ये सॉल्व कर लेंगे। हमने एवरेज पावर का डेरिवेशन किया है E RMS I RMS cos phi, जहां E RMS क्या होता है थोड़ी देर पहले बताया, E RMS इज E0 बाय रूट 2 पढ़ाया, तो E RMS की जगह आ गया E0 बाय रूट 2। I RMS दोस्तों मैंने I RMS की वैल्यू निकाल के दी थी, E0 अपॉन रूट 2 इंटू Z निकाल के दिया था, तो ये रहा E0 अपॉन रूट 2 इंटू Z, साथ में cos phi की जगह R बाय Z। ठीक है, ये सारी वैल्यूज E0 है हमारे पास, 1 अपॉन रूट 2 मतलब 0.707, सो E0 अपॉन रूट 2 मतलब 0.707 के साथ मल्टीप्लाई करो, E0 बाय रूट 2 इंटू Z, Z भी है हमारे पास, R भी है हमारे पास, Z भी हमारे पास। अगर हम ये पूरी वैल्यूज 1 बाय 1 सॉल्व करें, एक एक की वैल्यू पुट करके, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आप पॉज करके कैलकुलेशन करिए, E0 बाय रूट 2 इंटू E0 बाय रूट 2 इंटू Z इंटू R बाई Z। हमारे पास E0 है दिया है, हम 50 इंटू 0.707 क्योंकि 1 अपॉन रूट 2 इंटू फिर से E0 50 इंटू फिर से 1 अपॉन रूट 2 है तो 0.707 अपॉन Z है तो Z अपॉन में ले लेंगे, Z हमें मिला है 500 इंटू R बाई Z, R इज गिवन 300 अपॉन Z इज 500। हम इस पूरे इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा नीला समुंदर का आंसर मिलता है 1.5 वैट। एंड सॉल्व करिए। ये एक फेज एंगल का सवाल सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ फेज एंगल दिया है, बोला है द इनिशियल फेज एंगल फॉर I इज इक्वल्स टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस 8 कॉस ओमेगा टी इज डैश। फिर ऑप्शंस दिए हैं आपको। अब फेज एंगल बोला गया है तो पहले तो I का जो फॉर्मूला होता है I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि फेज एंगल बोला है तो हमने फेज एंगल को उसमें ऐड कर दिया है एक्स्ट्रा, I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मेरे दोस्तों साइन A प्लस बी इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला याद रखना। तो ये I0 हम बाहर रखते हैं और अंदर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, पॉज करके लिख लो। तो दिस इज साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। वेरी गुड। जल्दी ही हम इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। I0 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, I0 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस I0 को उससे मल्टीप्लाई कर दो, I0 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ये हमारी I की वैल्यू हुई। देख लीजिए कितने आसानी से मैंने इसको सॉल्व किया है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस गिवन इक्वेशन को इससे कंपेयर करिए। कंपेयरिंग द इक्वेशन, अगर हम कंपेयर करते हैं, मैं फिर से नहीं लिखूंगा, हम लोग क्वेश्चन के इक्वेशन को ही यूज़ करेंगे। कंपेयर करिए इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से। ये देखिए ये I है, ये I है। साइन ओमेगा टी, मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ ताकि आप समझ जाओ। साइन ओमेगा टी, यहाँ भी है साइन ओमेगा टी। तो इस पूरे टर्म में साइन ओमेगा टी के अलावा कौन है? 10, और यहाँ
साइन ओमेगा टी के अलावा कौन है, I0 और कॉस फाई। ओके, I0 कॉस फाई, I0 इंटू कॉस फाई किसकी बराबर है, 10 के बराबर। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर I0 कॉस फाई इज इक्वल्स टू 10। यहाँ देखिए ये इक्वेशन आगे बढ़ता है प्लस, सॉरी कहाँ गए हम, हाँ यहाँ देखिए प्लस I0 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, इसको इससे इक्वेट करिए तो आपको मिलेगा कॉस ओमेगा टी, यहाँ भी मिलेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी के अलावा जो भी है I0 साइन फाई वो यहाँ किसके बराबर है, 8 के। तो आप लिखेंगे I0 साइन फाई इज इक्वल्स टू 8। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि हमारे पास दो इक्वेशन है मेरे दोस्तों, I इज इक्वल्स टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस 8 कॉस ओमेगा टी, और हमने जो फाइंड किया है वो है I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस I0 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो ये साइन ओमेगा टी मतलब 10 की जगह पे कौन आ जाएगा, I0 कॉस फाई, कॉस ओमेगा टी मतलब I0 साइन फाई किसको इक्वेट हो रहा है, 8 को। बहुत ही आसान है, तो हमने ये फाइंड कर लिया। हमें इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है, I साइन ओमेगा टी बचा कौन, इस टर्म में कौन बचा, I0 कॉस फाई। ये जो I0 कॉस फाई है, I0 कॉस फाई ये किसके बराबर होगा, 10 के। इस तरफ कॉस ओमेगा टी कौन बचा, यहाँ बचा 8, यहाँ कौन बचा, I0 साइन फाई। तो ये जो I0 साइन फाई ये किसके बराबर होंगे, 8 के बराबर होंगे। ये आ गया है हमारे पास। अब हम जो हमारे पास आया है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। आंसर पूरे tan के फॉर्म में है, tan के फॉर्म में, ऑप्शन सभी tan के फॉर्म में। तो साइन अपॉन कॉस कर देंगे, तो ये हो जाएगा I0 साइन फाई इज इक्वल्स टू 8, यहाँ डिवाइड है I0 कॉस फाई अपॉन 10। देखिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया, LHS RHS को, I0 कैंसल, साइन फाई अपॉन कॉस फाई, tan फाई इज इक्वल्स टू 8/10। फाई की वैल्यू, अच्छा ये देखिए ये किसी टेबल में आ रहा है, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, तो फाई इज इक्वल्स टू tan, यहाँ उस तरफ जाके tan इनवर्स ऑफ 4/5। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए, tan इनवर्स ऑफ 4/, यस, फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4/5। ओके दोस्तों, तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन देखते हैं। द इम्पेडेंस ऑफ अ RC सर्किट इज Z1 फॉर फ्रीक्वेंसी f। जब फ्रीक्वेंसी f थी तो Z1, एंड Z2 फॉर फ्रीक्वेंसी ट्वाइस f। जब फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो Z2 हो गया फ्रीक्वेंसी। देन द रेशियो ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज डैश। ये रहे आपके ऑप्शंस। ये एक RC सर्किट है दोस्तों। RC सर्किट में Z इज इक्वल टू √R² प्लस XC²। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए, खुद से सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो। सो R² प्लस 1 अपॉन ओमेगा C²। देखिए आपका इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इन सब का बेसिक तो हमारे इन क्वेश्चंस में सॉल्व हो ही रहा है ना। प्लस हम कुछ नई चीज़ें भी समझ रहे हैं, नए टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं। सो अब इसको सॉल्व करेंगे। R² प्लस 1 अपॉन ओमेगा मतलब 2πf, 2 का ये सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर लिख दो डायरेक्टली, 4 पाई का स्क्वायर, f² और c का स्क्वायर हो जाएगा c²। सो 2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, f का स्क्वायर, c का स्क्वायर, सब का स्क्वायर। ये हुआ किसकी वैल्यू, z। ओके, Z1 हम ये ले लेते हैं Z1। जब फ्रीक्वेंसी कितनी थी f, तो हमने फ्रीक्वेंसी f ली है, देख लीजिए। अब Z2 ले लेते हैं। Z2 इज इक्वल टू, सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। आखिरी स्टेप में हम 2f लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी की जगह, तो हम बाकी तो ये स्टेप्स तो कॉमन है, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं √R² प्लस 1 अपॉन 2πf का स्क्वायर, बट f यहाँ पे 2f है, तो ये ऐसे लिखेंगे हम 2π 2f का स्क्वायर इंटू c², दैट इज R² प्लस 1 अपॉन, यस ये सॉरी ये 2π का भी स्क्वायर होगा, 2² π² मतलब डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं 4π², क्योंकि हम
पूरे 2πf का स्क्वायर करने वाले हैं, ये पूरा स्क्वायर है ना, समझ गए। सो 4 पाई स्क्वायर, अच्छा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 4 जा 16, तो मैं लिखूंगा 16 पाई स्क्वायर f का स्क्वायर c का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई मेरे दोस्तों, Z2। अब Z1 अपॉन Z2 कर लेते हैं, तो Z1 अपॉन Z2, अगर आप Z1 अपॉन Z2 करें, ये रहा Z1 वो रहा Z2, अंडर रूट यस r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर c स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 पाई स्क्वायर f स्क्वायर c स्क्वायर। यह है हमारे पास। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर सकते हो, स्क्वायरिंग करोगे तो रेशो स्क्वायर रूट का हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, और स्क्वायरिंग करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्क्वायरिंग करने के बाद आप सबसे पहले स्क्वायर रूट गायब कर देना, स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करना तो आपको वैल्यू मिल जाएगी बिटवीन 1 एंड 2, क्योंकि डिनोमिनेटर को देख के आप ये कैलकुलेशन कर पाओगे कि बड़ा है या छोटा है। तो जो डिनोमिनेटर है वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और अगर वो 1 पॉइंट समथिंग आया तो आंसर इज जो आंसर है कैलकुलेशन वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जब वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो वो 1 और 2 के बीच में आएगा। कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, ना समझ में आए तो मैसेज करिए। चलिए सॉल्व करिए।